गुड इवनिंग। केमिस्ट्री की नई यूनिट शुरू हो गई है जिसका नाम यूनिट 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा था क्लास 11th की केमिस्ट्री में ब्रीफ में। आज थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन को हमें डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। और कौन सा सॉल्यूशन? जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट। ठीक है, ये आगे समझेंगे क्या चीज़ है, पर हमें सॉल्यूशन जनरली डील करनी है बाइनरी से। बाई समझ लो, दो होता है। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अलग अलग तरह की कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं कि दो कंपोनेंट को आपस में कैसे मिलाया। ठीक है, मोल्स के टर्म में मिलाया, मास के टर्म में मिलाया, लीटर या मिलीलीटर के टर्म्स में मिलाया, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपने बहुत सारी पढ़ी हैं कंसंट्रेशन टर्म पहले ही, जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया या पार्शियल प्रेशर हो गया, इन टर्म्स में। तो अभी इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ, पहले आपको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, दूसरा आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़नी है, तीसरे आपको सॉल्युबिलिटीज़ लॉ पढ़ने। सॉल्युबिलिटी में जो जो लॉज गवर्न करते हैं सॉल्युबिलिटी को, वो पढ़ना है। और बेसिकली यहाँ कितने लॉ आएंगे? बेसिकली यहाँ दो लॉज आएंगे। एक होगा हेनरी लॉ, हेनरी नाम था, और एक होगा राउल्ट्स लॉ, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। दो लॉ होंगे आप पे, है ना। सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म, सॉल्युबिलिटी लॉज होंगे दो, हेनरी और राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट लॉ से दो चीज़ें निकलती हैं बच्चों, दो तरह के सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, सॉल्युबिलिटीज़ लॉ के बाद आप इन्हीं आइडियल और नॉन आइडियल का ग्राफिकल अप्रोच पढ़ोगे, ग्राफिकल अप्रोच पढ़ोगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या पढ़ोगे? देन उसके बाद आप पढ़ोगे दोबारा वही चीज़, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इनमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, कि एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है ना। और एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बाद जनरली आपको यहाँ पे जो पढ़ना है वो आपको एजियोट्रॉप्स पढ़ने। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप ऐसे मिक्सचर होते हैं, जैसे कोई भी दो चीज़ों को मिलाया और ऐसा एक मिक्सचर बन गया, जो अगर हम किसी भी प्लेस में ले जाएं, चाहे अगर उसे डेजर्ट में ले जाएं या अगर हम उसे पहाड़ में ले जा लें, हिली एरियाज़ में, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करे। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, ऐसा मिक्सचर अगर हम बनाएं तो उसे हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। और एजियोट्रॉप भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, या मिनिमम और मैक्सिमम। ये बस इतना कर लेंगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन लंबा चैप्टर था, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच ज़्यादा है। ठीक है, तो जल्दी से हम एक दो क्लासेस में ही इसके सारी थ्योरी निपटाएंगे और सारे फिर दबा के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कंटेंट देख लो क्या क्या है। सॉल्यूशन पढ़ना है पहले, सॉल्यूशन असली चीज़ क्या होती है, बाइनरी। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन और टर्म्स पढ़नी है, बहुत अलग अलग तरह की होती है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ऐसी वाली, मोल फ्रैक्शन। फिर सॉल्युबिलिटीज़ के कुछ लॉ पढ़ने, जिसमें हेनरी और राउल्ट्स लॉ हैं। राउल्ट्स लॉ से हम पे दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके हमें ग्राफिकल अप्रोच देखनी है। फिर हमें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। इनमें से एक प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। उसके बाद हमें एजियोट्रॉप्स पढ़ना है, जो होते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, वो भी दो तरह के होते हैं। तो ये आपकी एक तरह से रूपरेखा या एक समरी टाइप की हो गई कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चे सॉल्यूशन की। ठीक है, उससे पहले कुछ डाउट्स अगर आपके मन में हैं या मैं ही अपने क्लियर कर लूँ। ठीक है, तो वो क्या है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ज़रा समझो क्या होता है। सबसे पहले देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो आगे हम कुछ भी डील नहीं कर सकते पढ़ाई से। तो एटॉमिक मास जर्नली
जर्नली, है ना, 99% केसेस में 2 टाइम्स होता है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर का, ठीक है। एटॉमिक मास एक तरह की एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, किसी के रेफरेंस में बनी होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या होती है? जैसे एटॉमिक नंबर एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, एटॉमिक नंबर एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट, ठीक है, कि हाइड्रोजन कहीं से भी उठाओ, किसी भी टेबल के हिसाब से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, चाहे वो डोबनियर्स का हो, मेंडलीव का हो, है ना, और बहुत सारे यहाँ पे न्यूलैंड्स का हो, तो सब में एब्सोल्यूटली एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होगा, कार्बन का 6 होगा, नाइट्रोजन का 7 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, नियन का 10 होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी किस बेस पे है? दैट स्केल, एक हमने स्केल बनाया है, दैट स्केल वेयर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास जहाँ 1 माना है, कितना माना है? 1, जबकि आना कितना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर हम लेटर से एटॉमिक मास निकालना चाहें किसका? हाइड्रोजन का, तो आप बोलोगे सर कुछ ना करो, 2 टाइम्स कर दो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जेड ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो 2 आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये एक्सेप्शन है। पहली चीज़ इसमें एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है 2 नहीं है बल्कि 1 है। बच्चों, हाइड्रोजन का मास ही यहाँ पे रेफरेंस है, इसी के बेस पे हमने बाकियों के मास निकाले हैं। कौन से मास? एटॉमिक मास, ठीक है। जिस स्केल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, समझो, जिस स्केल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, उसी स्केल में अगर हम मास देखें हीलियम का, मास देखें नाइट्रोजन का, सिर्फ नाइट्रोजन का, गैस का नहीं बोल रहा हूँ, मास देखें ऑक्सीजन का, एटम का, मास देखें नियन का, मास देखें फ्लोरीन का, तो क्या होगा ज़रा देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, इसके अलावा इसमें एक कार्बन का भी देख लेते हैं, कार्बन का, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ज़रा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक मास क्या चीज़ है यहाँ पे? एटॉमिक मास जनरली 2 टाइम्स होता है एटॉमिक नंबर के, ठीक है। ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। रिलेटिव क्वांटिटी क्या होती है? जो किसी चीज़ पे निर्भर करे, डिपेंड हो। तो एटॉमिक मास जो है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है या किसको रेफरेंस माना है? तो हाइड्रोजन के मास को रेफरेंस माना है। जनरली एटॉमिक मास का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो जैसे पहले ही एक्सेप्शन आप देख लो, जैसे हाइड्रोजन का मास इस टेबल के हिसाब से 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 आना चाहिए, पर 2 नहीं आता, 1 लेते हैं। यही पहला एक्सेप्शन है और यही हमारा रेफरेंस भी है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है? जिस टेबल में हाइड्रोजन का मास 1 है, वहाँ बाकी एलिमेंट के निकाले जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ज़रा ध्यान से देखिए कैसे निकाले जाएंगे। जैसे मुझे कार्बन का निकालना है, तो मैंने 2 लिखा और मुझे बताया एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यहाँ आ गया 12। अब 12 को आप या तो एटॉमिक मास यूनिट लिख लो, AMU एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली U लिख लो, U भी यही होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब देखिए हीलियम का निकालते हैं, तो क्या करेंगे? 2 लिखेंगे इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 2 जा कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन का लिखेंगे 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 2 जा 14। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 2 जा कितना? 16। फ्लोरीन का निकालेंगे तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा, इंटू जनरली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हर जगह 9 होता है, तो 9 2 जा 18 आ गया, और आगे AMU या U आप खुद लगाएं। नियन का देखेंगे तो 2 इंटू 10 कितना लिख देंगे? 20 लिख देंगे। ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। कैल्शियम का निकाल सकते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 2 इंटू 20 आपका कितना हुआ? 40 हुआ। ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये आपके एटॉमिक मास की बात थी। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं यहाँ पे। एक्सेप्शंस क्यों आए? क्योंकि जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई, तो आइसोटोप्स ने सारा गेम बदल दिया। आइसोटोप्स एक ही स्पीशी के अलग अलग रूप थे,
एक ही स्पीशी, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अलग अलग रूप थे, एक था प्रोटियम, एक था ड्यूट्रियम, एक था ट्रीटियम। इन सब का एटॉमिक नंबर सेम था, पर इसमें न्यूट्रॉन्स अलग अलग थे, तो मास नंबर क्या आया, अलग अलग आया। ठीक है, दोबारा आए बात समझ में? सारी गड़बड़ कहाँ होगी, एक्सेप्शंस क्यों हुए? एक्सेप्शंस इसलिए हुए क्योंकि तब तक मेंडेलीव के टाइम तक आइसोटोप्स जन्म ले चुके थे। आइसोटोप्स क्या होता है, जैसे अगर कोई ZXA है आप पे, जिसमें Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और A आपका क्या होता है, मास नंबर। Z होता है आपका एटॉमिक नंबर, A होता है आपका मास नंबर। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका Z सेम हो। Z सेम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो, सेम हो, तो एक ही स्पीशी हुई, फिर सेम स्पीशी। जैसे हाइड्रोजन ही है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो एक ही स्पीशी हुई, सेम स्पीशी। Z सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं भाई, आपको पता ही होगा। Z क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। A क्या होता है, A, अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए NN मान लो, ठीक है। तो A क्या होता है, A इज़ मास नंबर, जो ऊपर लिखा हुआ, और मास नंबर क्या होता है, जो न्यूक्लियस में मिलते हैं उनका मास का नंबर। न्यूक्लियस में कौन कौन मिलते हैं, न्यूक्लियस में दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है आपका कौन, न्यूट्रॉन। तो मास नंबर क्या हुआ, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप खुद ही बताओ कैसे निकलेंगे। देखिए A यहाँ पे ऐसे रहने दिया बच्चे, आप ध्यान से देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्या, Z है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, यहाँ से देखो Z है, Z ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो Z प्लस NN आ गया। मुझे यहाँ से बताइए NN की वैल्यू क्या हुई, तो NN की वैल्यू आप बोलोगे A माइनस Z हुई। ठीक है बच्चों, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। और आइसोटोप्स में यही चीज़ डिफरेंट होती है, आइसोटोप्स में यही चीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आइसोटोप्स ऐसी स्पीशी होंगे सेम एलिमेंट के जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ अलग तरीके के होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब ज़रा इसे समझते हैं कि आइसोटोप्स ने क्या गड़बड़ी कर दी एटॉमिक मास में। ठीक है, ये ज़रा समझते हैं, एक मिनट। हाँ, जनरली गड़बड़ी क्या करी, जैसे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, तो गड़बड़ी क्या हुई, गड़बड़ी सिर्फ इतनी हुई कि भाई उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग आ गए, और न्यूट्रॉन्स के अलग आने से मास में बहुत फ़र्क पड़ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ आपका एटॉमिक मास समझ में आया होगा। ठीक है, पूरी तरीके से बेस बना रहा हूँ आप लोगों का, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने क्लास 11th में तो पढ़ा नहीं, तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा होगा भी नहीं, मेरे साथ तो होगा नहीं। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसे बोलते हैं ट्रीटियम। 8th में भी पढ़ोगे आप, वो यूनिट 8th में फिज़िक्स की एटम्स में, कि आइसोटोप्स होते हैं आप पे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। बेटा प्रोटॉन नहीं है, प्रोटियम है। प्रोटॉन अलग चीज़ है, प्रोटॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, सिर्फ उसमें पॉजिटिव है, एक ही प्रोटॉन है। तो ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रीटियम है। ऐसे ही एक और पेयर बना 6C12, 6C13, 6C14। इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है। देखिए नीचे वाली चीज़ Z होती है ना, Z एटॉमिक नंबर सेम होगा ना, नीचे वाली चीज़, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी Z या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है। इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। पर अगर मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स से निकालना चाहूँ तो आपको पता है वो कैसे निकलता है, A माइनस Z से निकलता है। A माइनस Z से अगर मैं निकालूँ तो देखिए कॉमा कॉमा करके जाऊँगा, आप समझ लेना, पहला वाला पहले है, दूसरा वाला बीच में है, तीसरा वाला सबसे आखिरी में है। ठीक है, तो A माइनस Z मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 1 माइनस 1 कितना, 0, 2 माइनस 1 कितना, 1, 3 माइनस 1 कितना, 2। तो देखिए न्यूट्रॉन्स की डिफरेंस है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर हम निकालें तो 12 माइनस 6 कितना, 6, 13 माइनस 6 कितना, 7, 14 माइनस 6 कितना, 8। न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस हो गया बच्चे।
और आपको ये भी पता है कि न्यूट्रॉन्स का कुछ तो मास होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। हमारे लिए ये नेग्लिजिबल है, पर एटॉमिक स्केल में ये नेग्लिजिबल नहीं होता। तो सब में कुछ मास का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने बच्चे क्या करा है, ऐसे एक्सेप्शंस के लिए हमने एटॉमिक मास निकाला। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास कुछ और नहीं होता, एवरेज होता है मास नंबर का। मास नंबर का क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, मास नंबर का एवरेज कैसे निकलेगा, आप खुद ही देखिए। हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का मास लेना पड़ेगा और उसका मीन या एवरेज निकालना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे मैंने लिखा मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ 1H2 प्लस मास ऑफ 1H3 और डिवाइडेड बाई कितना कर दिया, 3 कर दिया। ये चीज़ है आपका एटॉमिक मास AM। तो आज से आपको याद रखना है मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, कि भाई मास नंबर तो सिंगल एक होल नंबर है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। एटॉमिक मास इन ही मास नंबर का एवरेज है। अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए जाते हैं तो उन सारे आइसोटोप्स का जो एवरेज या मीन है उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। यह आप चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए, मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा था, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन्हीं आइसोटोप्स की वजह से कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अभी तक आपने होल नंबर देखा कि कार्बन का मास कितना आया था, 12 आया था, नाइट्रोजन का 14, नियन का कितना आया था, नियन का आया था आपका 20, ऑक्सीजन का 16 आया था आपका, हीलियम का आपका 4 आया था। पर हमेशा ये ऐसे ही नहीं आएंगे, ठीक है, पॉइंट में भी आएंगे। जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मास ऑफ सोडियम, भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 × 2 आना चाहिए था 22, यही तो कर रहे हैं ना, 2 × एटॉमिक नंबर, तो 2 × एटॉमिक नंबर 22 आना चाहिए था, पर आता कितना है, 23 आता है। आई बात समझ में? ऐसे देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, कैल्शियम पोटेशियम, तो 2 × 19 कितना आना चाहिए था, 38, पर आता कितना है, 39। ये सारे आइसोटोप्स की वजह से हो रहा है बच्चों, एवरेज मास है यहाँ पे। ऐसे ही देखो क्लोरीन का कितना होगा, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, 17 ना, तो 17 2 जा कितना आना चाहिए था, 34 आना चाहिए था। 17 होता है ना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो 17 2 जा 34 आना चाहिए था, पर आता कितना है, 35.5 आता है। सब में U है या एटॉमिक मास यूनिट है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपसे बोलूँ एटॉमिक मास आप लोगों को समझ में आ गया। अब मॉलिक्यूलर मास देखते हैं क्या चीज़ होती है। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड की मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ नहीं, इट इज़ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अर्थमेटिक मीन नहीं है ये, पागल मत बने करो, एटॉमिक मास है ये, ठीक है। इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल कंपोजिट एलिमेंट्स। ये कंपोजिट क्या हुआ ज़रा समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला O2 है, N2 है, अमोनिया है NH3, CO2 है, मैंने आपसे बोला वाटर है और एसिटिक एसिड है और बेंजीन है C6H6 और फिनॉल है C6H5OH है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऐसे। यूरिया है, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। मैंने बोला ग्लूकोज है C6H12O6। मैंने बोला आपसे शुगर है, केन शुगर C12H22O11। ये सारी चीज़ें हैं, हम पे तो इतनी है। और अगर देखना है तो जैसे H2SO4 है, NaCl है, HCl है, ये सारे क्या हैं, ये एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं। तो आप बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। और इनका क्या निकलेगा, अगर ये मॉलिक्यूल हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा या एटॉमिक मास। तो आपने बोलना है सर मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हैं तो इनका क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, एटॉमिक मास नहीं निकलेगा। इन सब का क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। मैंने बोला ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ही निकलेगा इसका, पर निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे O है, O2 है,
तो मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का कैसे निकलता है, आपको एटॉमिक मास का सम करना है, ठीक है, सम मतलब जोड़ना है, ऐड करना है, योग, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल कंपोजिट एलिमेंट। कंपोजिट एलिमेंट मतलब वो मॉलिक्यूल कितने एलिमेंट से मिलके बना है या किन एटम से मिलके बना है। जैसे ये O2 है तो ये O2 दो ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, ये N2 है ये दो नाइट्रोजन एटम से मिलके बना है, ये NH3 है ये एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, ये एसिटिक एसिड है सी विनेगर CH3COOH। तो ध्यान से देखिए इसमें दो कार्बन एटम हैं, चार हाइड्रोजन एटम है, तीन यहाँ और एक यहाँ, चार हाइड्रोजन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम हैं, इनसे मिलके ये बना है। मैंने आपसे बोला ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, उनसे मिलके ये बना है। ऐसे आपका H2SO4, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल एलिमेंट से मिलके बनी है एक कांस्टेंट कंपोजिशन में। तो जनरली मैंने क्या बोला, अगर आपको O2 जो मॉलिक्यूल है उसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, तो जनरली वो कुछ और नहीं होगा, हर एटम के एटॉमिक मास का सम होगा। समझ में आया? जैसे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम हैं, 2 हैं, तो पूरे मॉलिक्यूल का कैसे निकलेगा, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, क्योंकि कुल मिला के 2 ऑक्सीजन हैं तो हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स का एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। ये AMO, O क्या संबोधित कर रहा है, O एटम को सिग्निफाई कर रहा है और O2 क्या है, O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको 2 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक बार बहुत तेज़ी से करेंगे समझ के। AMO भाई दो चीज़ें हैं ना, तो क्या इसे मैं 2 टाइम्स ऑफ AMO लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, मैथ के अकॉर्डिंग तो लिख सकते हैं, x प्लस एक्स जैसे 2x होता है तो वैसे ही लिख सकते हैं। अच्छा बच्चे, अभी हमने देखा एटॉमिक मास कुछ और नहीं होता, एटॉमिक मास 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2, यहाँ पे एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मॉलिक्यूल का थोड़ी होता है, ऑक्सीजन का ही होगा, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो अब देखो 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो आपका 32 AMU या U आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का निकालना है तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सबका एटॉमिक मास लो। जैसे N2 में 2 नाइट्रोजन हैं, तो अगर आपको N2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसमें जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास लो और उन्हें जोड़ दो। जितने, जैसे CO2 है तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, CO2 बना किससे है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो इन सब के एटॉमिक मास को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आप पे CO2 का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, जैसे मैंने निकाल दिया। अब देखो इसे फटाफट कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ध्यान से देखो, याद ये रखना कि एटॉमिक मास हमेशा जनरली 99% केसेस में एटॉमिक नंबर का दुगना होता है, ये याद रखना। अब जैसे O2 का तो तुमने देख लिया, N2 का निकालेंगे तो कुछ नहीं, 2 लिखना। आप बस ये देखो 2 इसके लिए लगा दिया, ये जो नीचे 2 है उसके लिए आगे 2 लगा दिया, ठीक है। और नाइट्रोजन का मास कितना होता है एटॉमिक, सिर्फ एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है एटॉमिक, ये सोचो। तो दिमाग में बस प्रोग्रामिंग चल जानी चाहिए भाई, क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो एटॉमिक मास कितना होगा, 7 का दुगना कितना, 14। तो एक नाइट्रोजन का हुआ 14 और 2 थे तो हमने लगा दिया 2, 14 2 जा कितना आ गया, 28 U आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें मास निकालना है NH3 का। तो बच्चे आप ऐसे कर लिया करो, N लिखो 1, 3 लिखो और H लिख लो। यहाँ पे ये N और H क्या दिखाएंगे, यहाँ पे मास दिखाएंगे। कौन सा मास, एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे NH3 का निकालना है तो मैंने लिखा 1 N और 3 H। बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, अभी आपने देखा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 का दुगना कितना, 14 प्लस 3। हाइड्रोजन तो स्केल ही है, रेफरेंस है, तो उसका कितना लेना है, 1, तो इसका आ गया 17 U। मास ऑफ अमोनिया कितना आ गया, 17 U। मास ऑफ सॉलिड आइस CO2 का निकालना है तो आप कैसे लिखोगे, C लिखोगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ O लिखोगे। मन में प्रोग्रामिंग चल जानी चाहिए, ये 0 नहीं है, O है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 का दुगना कितना, 12 प्लस 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 का दुगना कितना, 16, 16 और 2 कितना, 18, 18 प्लस 12 कितना, 44। कुछ गलती, CO2 कार्बन 12,
और 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 होता है यार, ये गलती हुई ना, और ये 12 है, ठीक है। दोबारा लिखता हूँ, देखो ऑक्सीजन का 16 होता है तो ये 12 और 16 2 जा 32, तो कुल मिला के 44, 44 44 आपका आ गया, ठीक है। ऐसे करने और फटाफट करो, जैसे अब हम वाटर का निकालना चाहते हैं, जिनमें मैं स्टार लगाऊंगा उनको आपको याद करना है, टाइम बचेगा, ठीक है। मास ऑफ वाटर निकालना है तो आप कैसे लिखोगे भाई, H 1 या 2, 2 2 है ना बेटा, 2 है, इसके साथ थोड़ी है वो, इसके साथ हैं हाइड्रोजन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। भाई हाइड्रोजन तो होता ही बेसिक है, रेफरेंस है, हाइड्रोजन का 1 लोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, 8 का दुगना कितना 16, 16 और 2 कितना 18, 18 AMU या U आपका आ गया। अब जैसे एसिटिक एसिड है तो इसमें स्टार लगा दो, ये याद रखना, टाइम बचता है कंपटीशन में, है ना। वहाँ पे आप पे कैल्सी तो होता ही नहीं है, गलत आदत है कैल्सी की, CH3 COOH। तो सर ये जो C अलग अलग हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 7 लो तो दो कार्बन है इसमें, है ना, 7 ले लो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो कुल मिला के 2 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो 2O लिख लिया। कार्बन का फिर वही बात, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 6 का दुगना कितना 12, 6 का डबल कितना 12, ठीक है। 4 हाइड्रोजन का कितना 1, 2 ऑक्सीजन का कितना 16, ऑक्सीजन का एक का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 का दुगना कितना 16। ये CHO क्या बता रहे हैं, ये एटॉमिक मास बता रहे हैं, यहाँ पे H और O क्या बता रहे हैं, एटॉमिक मास। 12 2 जा 24 प्लस 4 16 2 जा 32, ध्यान से देखिए 60 आएगा, देखिए 24 और 4 कितना 28, 28 को 2 दे दो तो 30 और 30 और 30 कितना 60, तो ये आपका आ गया 60U। तो इसमें स्टार लगा देना, एसिटिक एसिड आपको याद रखना है आज से कि कितना होता है 60U होता है, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। अब आगे देखो, इसके बाद ये भी स्टार है बेंजीन, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे बेंजीन का C6H6। क्यों स्टार लगा रहा हूँ, याद रखो यार, कंपटीशन में टाइम बचेगा, ठीक है। तो 6 इंटू C प्लस 6 इंटू H, भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 का दुगना कितना 12, हाइड्रोजन तो है ही बेसिक रेफरेंस, तो हाइड्रोजन का मानेंगे 1, 12 6 जा 72, 72 प्लस 6 कितना 78, यहाँ पे लगा दिया U। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास निकला किसका 78 का। और मॉलिक्यूलर मास निकला कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट थे, कंपोजिट जो एलिमेंट थे, उनका हमने एटॉमिक मास को क्या करा, ऐड करा, तो निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास आपने C6H6 का देख लिया। इथेनॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इथेनॉल इतना पूछा जाता नहीं है, तो फटाफट करते हैं इसे ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H5OH, तो भाई कितने कार्बन, कुल मिला के 6 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कुल मिला के 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन, और कितने ऑक्सीजन, 1 ही ऑक्सीजन। और कार्बन का आपको पता है दुगना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 6 का दुगना कितना 12, हाइड्रोजन रेफरेंस है 1, ऑक्सीजन का कितना 16, क्योंकि 8 का दुगना कितना 16 एटॉमिक नंबर का, तो 12 6 जा 72 प्लस 6 प्लस 16 कितना आएगा बच्चे, 72 और 6 हो जाएगा 78, 78 और 16 94 आएगा, 94 चेक कर लेना है ना, अगर मेरे से कोई छोटी मोटी गलती हुई तो इसका 94 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH2CONH2, बहुत से इसे ऐसे भी लिखते हैं बच्चे CONH2 होल ट्वाइस, तो कोई बुरी बात थोड़ी है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अमाइन ग्रुप यहाँ पे 2 है ना, NH2। चलिए निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, देखिए नाइट्रोजन 2 है तो 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का भी याद रखना 14 होता है ना, सीधा मन में प्रोग्रामिंग हो जानी चाहिए, एक लेवल ऊपर, ठीक है। एटॉमिक नंबर का दुगना होता है हर समय, है ना, तो 7 का दुगना सीधा 14, हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 4 इंटू 1 4 हो गया ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। 28 20 12, 20 और 12 32, 32 और 28 60, 60 किसी और का आया था, हाँ किसका, एसिटिक एसिड का, ठीक है। ये चलिए बहुत बढ़िया, 60 आपका आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, और मेरे को लगता है ऐसे तुम लोग अब कर ही लोगे, बताओ फिर आगे। ग्लूकोज का निकालते हैं, C6H12O6, 180 आता है इसका, है ना, तो कैसे निकालेंगे, 6 इंटू C प्लस 12
H प्लस 6O, 6 इंटू कार्बन का 12, 12 इंटू 1 और 16 ये वे 6 ऑक्सीजन, 6 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, 12 6 जा कितना बच्चे 72 प्लस 12 16 6 जा कितना 96। देखिए दो है ना, ये एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 2 है, तो 4 है कुल मिला के। और 96 और 4 कितना हुआ 100, और 70 प्लस 1 10 कितना हुआ 80। तो यहाँ से आया आपका कुल मिला के 84, और ये है आपका 96, 7 8, हाँ 84 और 96 लगभग 180 है ना, हाँ ठीक है 180 आ गया। इसके बाद आप शुगर का निकालिए एक बार। शुगर का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11। तो कैसे निकालेंगे, 12 इंटू सी, 22 इंटू एच, 11 इंटू ओ। कैसे निकलेगा, 110 नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन है वो, तो 12 इंटू 6 मत बोलना, 12 है, 12 है ना, 22 इंटू 1 है, 11 इंटू 8 मत बोलना, 16 है। करो इसे, 12 12 जा 144, 22 ये कितना आएगा 176 आएगा बच्चे, है ना। 16 इंटू 10 हुआ 160, 160 और 16 कितना 176, तो 176 144, 6 4 10, 320 और 22 342, 342 U आया आप पे, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना और ये 3 खुद निकालना। क्लोरीन का आपको पता ही होता है 35.5 होता है, और सोडियम का 23 होता है, तो 58.5 होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो आई होप ये सारा मॉलिक्यूलर मास का झंझट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इंक भर दूँ मैं, फिर पढ़ाता हूँ। चलिए हो गए, वेरी गुड। चलिए अब हम अपने चैप्टर की असली में शुरुआत कर देते हैं। अब सब आप इक्वल हो गए, सबको पता है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। चलिए तो बच्चे हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेसिकली हम किस सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन से। ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है एक्चुअली में होता क्या है, देखिए बाय मतलब दो, बाई मतलब दो, और ये जो नरी है इसका मतलब टर्म्स, तो 2 टर्म्स होंगी, और उन 2 टर्म्स से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। कुछ एग्जांपल इसके, जैसे वाटर का सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, वाटर के सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, जैसे शुगर प्लस वाटर, या सॉल्ट प्लस वाटर। सर सैंड प्लस वाटर भी तो होता है बेटा, पर यहाँ हमें होमोजीनस मिक्सचर की बात करनी है, हेट्रोजीनस की नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट कंपोजिशन होनी चाहिए, दूसरी लेयर दिखनी नहीं चाहिए। सर ऑयल और वाटर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर वो हेट्रोजीनस होगा, अलग अलग लेयर दिखेंगी। हमें होमोजीनस की बात करनी है बेटा। सॉल्ट और वाटर को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। चलिए इतनी सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं कुछ आपसे कहना चाहूँगा। ज़्यादा किसे डालते हैं, ज़्यादा किसे डालते हैं, ज़्यादा बेटा वाटर रहता है, वाटर होता है लार्ज क्वांटिटी में, मोर परसेंट होती है, ठीक है। शुगर और जो आपकी सॉल्ट होता है, या साल्ट जो होता है आपका, वो क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है ना, मतलब लेस परसेंटेज होगी इसकी, है ना, कम परसेंटेज होगी। ये आपको याद आया, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम कुछ करेंगे। 2 टर्म्स होंगी यहाँ पे, क्या क्या 2 टर्म्स होंगी, एक टर्म होगी यहाँ सॉल्यूट, एक टर्म होगी सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया। सॉल्यूट के कुछ एग्जांपल, यस सॉल्यूट के एग्जांपल अभी आपने देखे ही हैं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। सॉल्यूट हो जाएगा जैसे आपका शुगर या सॉल्ट। सॉल्वेंट आपका क्या होगा, बहुत हो सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, यस, अल्कोहल हो गया, यस।
तो यहाँ से आपको समझ में आया क्योंकि जो चीनी का पानी या जो नमक का पानी बनेगा उसमें चीनी या नमक कम क्वांटिटी में होगा, तो उसे सल्यूट कह रहे हैं। तो सल्यूट क्या है? वो कंपोनेंट है जो लेस प्रोपोर्शन में या लेस क्वांटिटी में किसी सॉल्यूशन में, और स्पेसिफिक हो जाओ तो किसी बाइनरी सॉल्यूशन में जो लेस क्वांटिटी में है, लेस प्रोपोर्शन में है, उसे हम सल्यूट कहेंगे। तो ये सॉल्वेंट क्या होगा भाई? जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में हो। सर ये तो आगे हमें समझ में है, पर कुछ देसी भाषा में हमें समझाओ। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट वो है जिसको घोलना है, पानी में घोलते हैं ना, डिज़ोल्व, जिसको घोलना या डिज़ोल्व करना है, इसको डिज़ोल्व करना है, चीनी को डिज़ोल्व करना है, नमक को डिज़ोल्व करना है, तो वो सॉल्यूट होगा। सर सॉल्वेंट क्या होगा फिर? भाई जिसमें घोलना है या जिसमें डिज़ोल्व करना है, जिसमें डिज़ोल्व करना है। ठीक है सर, अब हमें समझ में आ गया कि भाई जैसे चीनी का पानी है तो पानी में घोला जाता है तो पानी हो जाएगा सॉल्वेंट, और चीनी को घोला जाता है तो वो हो जाएगा सॉल्यूट। जिसको घोलना है वो सॉल्यूट, जिसमें घोलना है वो सॉल्वेंट। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। अब बस मैं एक कन्वेंशन बताना चाहूँगा। हमारे पूरे यूनिट में सॉल्यूट को हम बी लेंगे और सॉल्वेंट को हम ए लेंगे। सॉल्यूट को क्या लेंगे? बी, सॉल्वेंट को हमेशा क्या लेंगे? ए। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। इसका मतलब बाइनरी सॉल्यूशन जो है दो चीज़ से मिलके बना, एक है ए, एक है बी। आदत तो ए प्लस बी की है, पर इसमें ए कौन है? जो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या चीज़ है? जो ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा ये लेस से घबराओगे मत, देखा है ना मैं किसकी बात कर रहा था? शुगर और सॉल्ट की बात कर रहा था। लेस वो चीज़ है ना। ठीक है सर, कहाँ थे? यहाँ थे कि सॉल्यूशन जो है ए प्लस बी से मिलके बना। ए कौन है? जो ज़्यादा है। बी कौन है? जो कम है। ए कौन है? जिसको 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 ज़्यादा प्रोपोर्शन में लेना है। बी क्या है? जिसको कम प्रोपोर्शन में लेना है। ए क्या है? जिसमें घोला जाना है। बी क्या है? जिसको घोलना है। इतनी सी बात थी, ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये घोलने वाली बात या डिज़ोल्व करने वाली बात आ गई है, तो कितने तरीके से घोला जा सकता है ये ज़रा हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ेंगे मेनली कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन के हम टर्म्स पढ़ेंगे। क्या है ये कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? यार बहुत मीठा कर दिया, फीका है, खट्टा है, कड़वा है, ये सारी कंसंट्रेशन है। आपको एक तरह की एक्सटेंट पता चलता है कि कितना मीठा है, कितना कम मीठा है, कितना साल्टी है, कितना कम सॉल्टी है ना, ये कितना खट्टा है, कितना कम खट्टा है। तो ये सारी चीज़ें। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन इज़ द क्वालिटी, एक तरह की क्वालिटी है, विशेषता है। क्वालिटी टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सर सॉल्यूट ही सही था, सॉल्वेंट क्यों कह रहे हो? सॉल्वेंट इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे भी तो बोलते हैं बहुत पानी बढ़ा दिया, बहुत कम पानी है, इसलिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कितना है, ये हमें अगर कोई क्वांटिटी बताती है या क्वालिटी डिटरमाइन कराती है कोई चीज़, तो उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मास परसेंट। कंसंट्रेशन सबसे पहले कैसी है? सबसे पहली है परसेंटेज बाय मास। पहली है आपकी परसेंटेज बाय मास। जो होंगे कोर्स में वही कराऊंगा, है ना। परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास सिंपली बात क्या है? मैंने बोला 100 ग्राम आप पे सोल्यूशन है। सर सॉल्यूशन तो लीटर में होगा। कोई नहीं बेटा, सॉल्यूशन सॉलिड भी होता है ना। तो 100 ग्राम मिक्सचर भी सॉल्यूशन ही है। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने बोला उसमें 20 ग्राम बी है, 20 ग्राम बी है। बी क्या होता है? सॉल्यूट होता है। ए क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो आप क्या ये डिड्यूस कर पाओगे कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में से अगर 20 ग्राम बी है तो 80 ग्राम क्या हुआ? 80 ग्राम आपका हुआ ए। आई बात समझ में? 100 ग्राम अगर आपका सॉल्यूशन है, उसमें बी 20 ग्राम क्या है? बी है, तो 80 ग्राम्स क्या हुआ? ए हुआ।
अगर 80 ग्राम्स ए हो गया और मैंने आपसे पूछा आप ये मुझे बताओ कि आपने ग्राम में तो मुझे बता दिया कि 80 ग्राम क्या है आपका, 80 ग्राम्स क्या है, 80 ग्राम्स आपका क्या है, सॉल्वेंट है। 20 ग्राम्स आपका क्या है, सोल्यूट है। 100 ग्राम का आप पे क्या है, सोल्यूशन है। मैंने आपसे बोला मेरे को इसमें ग्राम में नहीं आता समझ में, मुझे परसेंटेज में बताओ बी कितना है, तो क्या आपका सीधा जवाब हो जाएगा 20%। मैंने आपसे बोला परसेंटेज बताओ मुझे ए की कितनी है, तो क्या आपका सीधा जवाब हो जाएगा 80%। सही बताओ। हाँ सर हो तो जाएगा, दिमाग में आ गया, पर थोड़ा मैथमेटिकली बताओ। तो किसी भी चीज़ की परसेंटेज कैसे निकलती है, लेटर से जैसे मुझे परसेंटेज निकालनी है बी की मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा कि मास ऑफ बी ऊपर रखो, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे रखो, मास ऑफ बी ऊपर, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे। अच्छा ये अभी परसेंटेज नहीं है, ये अभी फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 लगाते हैं और परसेंट भी लगाते हैं। परसेंट खुद मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंट खुद 1/100 होता है, तो 100 × 1/100 कर रहे हो आप। चलिए अब आ गया समझ में। बी का मास 20 है, सोल्यूशन का मास 100 है, इंटू हमने 100 लिखा, यहाँ पे परसेंट कर दिया। 100 से 100 कैंसिल होगा, इससे आपका 20% आ जाएगा, ठीक है। तो आप पे परसेंटेज सोल्यूट की कितनी आई, 20% आई। सॉल्वेंट की आप बता सकते हो ऐसी 80 ऊपर 100 नीचे और 100% कितना आ जाएगा 80%। सर एक और मेथड भी तो है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है अगर वो खुद 100% है और उसमें 20% आपका क्या है सोल्यूट है, तो आपका सॉल्वेंट कितना हुआ, सॉल्वेंट जो कि आपका ए है, तो 100 माइनस बी का परसेंट, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि कुल मिला के दोनों कितना बनाएंगे 100 बनाएंगे, तो 100 माइनस कितना 20 कितने के बराबर 80 के बराबर, तो 80% आपका ऐसा भी आ सकता है। बच्चों यही है परसेंटेज बाय मास, इसी को हम परसेंटेज बाय मास कहते हैं। और क्योंकि हमने ऊपर भी मास लिया और नीचे भी मास लिखा, तो इसे W/W बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा W क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा यहाँ नोट कर लो W क्या चीज़ है। W है गिवन मास, W हमेशा क्या होगा गिवन मास। सर क्यों M नहीं लिख सकते, नहीं बच्चे M इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि M हमेशा ही मॉलिक्यूलर मास होता है, पहले भी यही करा था पिछली वीडियो में। तो M हमेशा मॉलिक्यूलर मास होगा और W आपका क्या होगा गिवन मास होगा, ठीक है। तो W/W मतलब वेट ऊपर वेट नीचे या मास ऊपर मास नीचे, ये परसेंटेज बाई मास आपका होता है, मास ऊपर मास नीचे। अब एक परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी होगा, उसमें हम क्या करेंगे मास ऊपर नीचे वॉल्यूम, ठीक है, ये मैं आपको समझा दूंगा। चलिए हो गया, ओके। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया है। W क्या है गिवन, M क्या है मॉलिक्यूलर। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, शायद 11th का पहला क्वेश्चन भी हमारा यही था कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो आप बता सकते हो बेंजीन कितना है, पिछली नॉलेज से है ना, कितना होता है C6H6 होता है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि आपका क्या होता है CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज dissolve in 122 ग्राम ऑफ CCl4, ये मास परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है बच्चे। क्या होता है मास परसेंटेज, पहले ये देखो आपको क्या है क्वेश्चन में, आपको बताना है कि बेंजीन का मास परसेंटेज कितना है, कि जब कोई सॉल्यूशन किस चीज़ से बन रहा है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलके बन रहा है, और उसमें सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या है, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम या 22 ग्राम्स बेंजीन में 122 ग्राम्स क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो बच्चे जो कम होता है उसे हम बी लेते हैं, बी बेंजीन मत समझना, और जो ज़्यादा होता है उसे हम क्या लेते हैं ए लेते हैं। बी क्या होता है बेंजीन या सॉल्यूट, सॉल्यूट होता है। ए क्या है सॉल्वेंट, हमेशा नहीं लिखना, इंट्रोडक्टरी क्लास है, स्टार्टिंग हो रही है तो इसलिए लिख रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
ये हो गया। और हमें मास परसेंटेज पूछा हुआ बेंजीन का, तो बेंजीन मतलब हमें सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, निकाल लेंगे। देखिए हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ क्या, C6H6। भाई C6H6 कुछ और नहीं है, B है या आपका सोल्यूट है, या तो आप उसे क्या बोलो, सोल्यूट बोलो, सब एक ही चीज़ है। मास परसेंटेज आपने अभी देखा था क्या होती है, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, मतलब जिसका निकालना है। C6H6 बोलो, बेंजीन बोलो, B बोलो या सोल्यूट बोलो, है ना, B से डिनोट करो। और नीचे मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास नीचे। बच्चों अब से मैं सोल्यूशन को पूरा नहीं लिखूंगा, SOLN लिखूंगा, सोल्यूशन हम पहले भी ऐसे लिखते थे। और इनटू आपको लगाना पड़ेगा 100 और यहाँ पे परसेंट। अगर आपको मास परसेंट नहीं फ्रैक्शन बोला है तो बस यही फ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए बेटा सोल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, सोल्यूशन दो चीज़ से मिलके बना, बेंजीन का इतना ग्राम और CCl4 का इतना ग्राम। तो सोल्यूशन का मास क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वो पूरा सोल्यूशन का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ अ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट ऊपर कितना 22, और यहाँ पे कितना कर लेंगे बेटा 100, और यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज। तो 22 और नीचे आएगा बच्चे 144, और यहाँ पे आएगा 100, और यहाँ पे आएगा परसेंट। तो आप इसे जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ रहा है। यस बताइए बेटा, ये आ रहा है आपका 15.28%। तो इतना परसेंटेज बेंजीन है 144 ग्राम सॉल्यूशन में, 144 ग्राम में। 122 ग्राम CCl4 में मत बोलना बच्चों, 144 ग्राम में। अच्छा अगर आपसे कोई भूला ना भटके ये पूछ लेता कि मास परसेंट हमें अगर तुमने ये भी निकाल दिया है तो CCl4 या A या सॉल्वेंट का बता दो, तो क्या करते, दोबारा लिखते तुम यहाँ पे 122, दोबारा नीचे 144, दोबारा यहाँ पे 100 और परसेंट लगाते, नहीं, सीधा क्या करते 100 माइनस किसका परसेंटेज, बेंजीन का, C6H6 का परसेंटेज क्या कर देते, माइनस कर लेते, है ना। C6H6 कुछ और नहीं है, क्या है, B है। तो 100 माइनस क्या बोलते 15.28% बोलते, और ये कितना आ जाता है आपका 84 समथिंग आता है ना, 84 पॉइंट कितना, यस 62 है ना, 72, 84.72% आपका आंसर आ जाता। तो ये आपका मास परसेंटेज था। ध्यान से देख लीजिए कैसे हुआ, देख लिया, शाबाश, वेरी गुड। चलिए दूसरी की बारी आ गई है। दूसरा देखो यहाँ ऐसी, नहीं वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अब हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म क्या है, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि मास ऊपर था, मास नीचे था। अब हम देखेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो दूसरा हम पे है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम मतलब क्या हुआ बच्चे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मतलब ये हुआ, सॉरी, कि सॉल्यूशन जो है आपका वो लिक्विड में बन जाएगा। सर क्या सॉल्यूशन अगर लिक्विड में है तो क्या ज़रूरी है दोनों कंपोनेंट लिक्विड में हो, ऐसा नहीं है बेटा। चीनी सॉलिड में होती है, पानी आपका लिक्विड होता है, पर जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, लिक्विड बनता है, ठीक है। आपका जैसे आपने कुछ और चीज़ ली, लेटर से रूह अफ़ज़ा लिया, रूह अफ़ज़ा लिक्विड है, पानी भी क्या है, लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बना। पर ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट को भी क्या होना पड़े, लिक्विड होना पड़े। जैसे चीनी नमक सॉलिड होता है पर पानी आपका लिक्विड होता है, तो जो सॉल्यूशन बना वो लिक्विड ही बना। तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, और सॉल्यूट जो है मेनली सॉल्वेंट की भी बात कर सकते हैं, पर बात आज सॉल्यूट में ही टिकाएंगे। सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है और सॉल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है। आई बात समझ में, लिक्विड मतलब रूह अफ़ज़ा और पानी, ठीक है। सॉलिड मतलब नमक का पानी या चीनी का पानी। तो सॉलिड होगा तो बेटा ग्राम्स लेंगे या डब्लू लेंगे, या तो ग्राम्स लेंगे या क्या लेंगे, डब्लू लेंगे। और अगर लिक्विड होता तो आप क्या लेते, लीटर लेते या ml लेते, यही सारी चीज़ें लेते ना, या V लिखते। तो वही बोल रहा हूँ मैं, V ना।
तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम दो तरीके से हो सकती है, जिसमें पहला क्या है, एक ही की बात करेंगे सॉल्यूट की ना, कि सॉल्यूट जो हो वो आपका किस में हो, ग्राम्स में हो, मतलब हम उसके लिए W लगाएंगे और जो आपका सॉल्यूशन है वो अल्टीमेटली लिक्विड बन जाए, वो आपका लिक्विड बन जाए। तो यहाँ पे आप अगर बोलोगे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज अगर आपको सॉल्यूट की निकालनी है, और जनरली सॉल्यूट की ही पूछते हैं बच्चे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, देखो क्योंकि सॉल्यूट मास में है, ग्राम्स में है, तो आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास पर नीचे, क्योंकि आपका सॉल्यूशन किस में है, वॉल्यूम बोल रहा है ना, बाय वॉल्यूम, बाय मतलब डिवाइड में आ रहा है, तो सॉल्यूशन लिक्विड में है तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ज़रा ध्यान से समझो, क्योंकि मास आपका किस में है, ग्राम्स में है, ठीक है, और वॉल्यूम आपकी अगर लीटर में है तो ठीक है, लीटर में है तो ठीक है, लीटर में आप इसे कन्वर्ट करोगे किस में, लीटर में ही रहने दो यार, चेंज मत करना है ना, ग्राम पर लीटर में ही निकलती है, ठीक है। नहीं तो अगर आपकी ml में होगी तो आप क्या करोगे, आप ऐसा बोलोगे कि मास ऊपर, ये सारा सोल्यूट ग्राम्स में रहेगा। अगर ml में दी हो तो आप इसे चेंज करोगे किस में, अगर वॉल्यूम आपकी ml में हो ना तो आप इसे किस में चेंज करोगे, लीटर में चेंज करोगे। तो बच्चों आपको भी पता है ना 1 लीटर कितना ml होता है, 1000 ml होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ ml में दे रखी और अगर आपको उसे लीटर में चेंज करना है तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा नीचे, है ना बच्चे। देखो ये 1000 उधर जाएगा तो 1 ml कितना होगा, 1/1000 लीटर होगा, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml में होता है। तो अगर आपको ml में दे रखा और अगर आपको उसे लीटर में चेंज करना है ना बच्चे, ml को किस में करना है, लीटर में, तो क्या करोगे आप, अपॉन में कितना लगा दोगे, 1000 लगा दोगे, तो ml किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यह कब करना है, इफ़ वॉल्यूम किस में दे रखी, ml में गिवन है, अगर वॉल्यूम ml में दे रखी, मिलीलीटर में दे रखी, और अगर उसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में 1000 लगाना पड़ेगा। पर जो बेटा नीचे डिवाइड में होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर। तो अल्टीमेटली आपका मास ऊपर, W साथ में 1000 भी ऊपर, और वॉल्यूम कहाँ आएगी, नीचे, W × 1000 अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है इसकी कुछ यूनिट होगी, अगर आपसे पूछता पहले वाले की कोई यूनिट थी तो आप बोलते नहीं थी, क्योंकि ऊपर भी ग्राम था नीचे भी ग्राम था, कैंसिल हो गया था, ग्राम अपन ग्राम कुछ नहीं आएगा। पर इसकी यूनिट होगी, इसकी कितनी होगी, दिख रहा है आपको, ग्राम्स पर लीटर, ठीक है, ये चीज़ है। शाबाश, तो पहला टाइप आपने देख लिया, ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लो इसका छोटा सा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लेट अस से शुगर व्हेन शुगर और वाटर सॉल्यूशन। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर वाटर सॉल्यूशन, और जनरली मैं यहाँ सॉल्यूट के टर्म में ही निकालूंगा। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर वाटर सॉल्यूशन व्हेन, जब लेट अस से 3420 grams 3420 grams of sugar dissolve in 1 liter solution। पूरा 1 लीटर सोल्यूशन दे दिया बच्चों, 1 लीटर पूरा सोल्यूशन है, नीचे मतलब नीचे 1 डालना है। पुराने क्वेश्चन में क्या था, सोल्यूट अलग था, सॉल्वेंट अलग था, ऐड कर दिया था। आज नहीं करना, आज उन्होंने बोला 1 लीटर सोल्यूशन खुद है। अब खुद ही सोचो 3.5 किलो चीनी किसी चीज़ में घुल रही है, 1 लीटर सोल्यूशन बन रहा, फिर तो कितना विस्कस होगा, डेंस होगा ना, मोलासिस फॉर्म में होगा। तो ऐसा हो सकता है, हमने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना लिया है, तो करें। चलो तुम्हें बुरा लग रहा है, ओके 10 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, चलो कुछ ना तुम्हारी ना मेरी। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली ये है कि वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है हमें शुगर वाटर सॉल्यूशन की, जब हम 100 ग्राम शुगर को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन में जब भी 100 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो हमारी वॉल्यूम परसेंटेज क्या निकलेगी, शुगर की। तो हम निकाल लेते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर क्या होगा, मास ऑफ शुगर ऊपर, यस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। अगर लीटर में है तो 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और इंटू 100 और साथ में क्या लगाना पड़ेगा, परसेंटेज, है ना। वो पहले ही नहीं लगाया था, अब दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ शुगर निकालना होता तो इतना फ्रैक्शन आ जाता, पर अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 और परसेंट लगा दिया। शुगर कितना है बेटा, 100 है, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, और इंटू 100, तो देखो कितना ज़्यादा आ गया, 1000%, 1000%, इतना आ जाएगा। क्लियर है इतना, 100 ग्राम शुगर में ये, हाँ ठीक है, ग्राम और उसमें ही निकाल रहे हैं ना वहाँ, तो लिख लेना यहाँ पे ये परसेंटेज किस में आई, ग्राम पर लीटर में आई। केजी पर लीटर में अलग चीज़ होती, फिर तो 1 आता, 100/1000 करते हैं ना। ये चलो बुरा मत मानो, केजी पर लीटर में अगर तुम्हें निकालनी है, वैसे मैं बोलूँगा तो नहीं, पर निकाल लो। अगर तुम्हें केजी पर लीटर में लगानी है तो 100 ग्राम था ना ये आपका, अपॉन में 1000 करोगे इसके, तो ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में। ऐसे इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो कितना आया 1/10 या 0.1, कितना, केजी पर लीटर, ठीक है, इतना आ गया। अब अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो 0.1 इंटू 100, और यहाँ पे परसेंट लिखोगे, पॉइंट से 1 0 कटेगा, तो 10% केजी पर लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10% केजी पर लीटर आंसर आ जाएगा। शाबाश, आया समझ में, वेरी गुड। चलिए इसका टाइप 2 देखिए। इसका टाइप 2 क्या है कि इस बार क्या होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे नींबू का पानी, नींबू के रस का पानी होता है जैसे, है ना, तो वही चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा टाइप है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब सॉल्यूट भी आपका लिक्विड फॉर्म में, वॉल्यूम फॉर्म में, लीटर फॉर्म में, और सॉल्यूशन तो है ही। तो आप इसे क्या लिखोगे, आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, इसकी भी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये भी लीटर में होगा और ये भी किस में होगा, लीटर में, इनटू कितना 100 और साथ में कितना परसेंट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में तुम्हें ये बता देता हूँ, अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में है और सॉल्यूट की वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में, तो आप कभी ये मत लिखना मिलीलीटर अपॉन लीटर, नहीं, इस मिलीलीटर को भी आप किस में चेंज करो, लीटर में चेंज करो। चलो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको कब समझ में आएगा, जब मैं एक क्वेश्चन अभी लिखाऊंगा। वो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ लेट अस से लेमन जूस in a solution of lemon plus water when 20 grams of lemon juice is present in 20 ग्राम क्यों यार, 20 ml लिख लो, is present in 1 लीटर, चलो 1 भी मत करो, 10 लीटर सॉल्यूशन। ये कुल मिला के क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन ये है, पहले कि कन्फ्यूज़न दूर करो। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, हमें लेमन जूस की परसेंटेज निकालनी है किसमें, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें नींबू और पानी है, नींबू का जूस और पानी है, नींबू पानी है, जिसमें 20 ml लेमन जूस को हम 10 लीटर सॉल्यूशन में मिलाते हैं या बनता है, या ऐसा बोल लो कि 10 लीटर सॉल्यूशन कब बनता है, जब उसमें 20 ml हम लेमन जूस मिलाते हैं। अब सबसे मेन बात क्या है, ये मिलीलीटर में है और ये किस में है, लीटर में है, तो या तो उसे चेंज कर लो या तो इसे चेंज कर लो, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, तो करेंगे क्या, छोटी चीज़ को ही चेंज करे करो, लीटर को मत कर देना ml में। तो करेंगे कैसे, वो यहाँ कर लेते हैं ना, करेंगे कैसे, वो यहाँ कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ LJ, लिख लेता हूँ, LJ मतलब लेमन जूस, ठीक है, इसकी निकालनी है LJ की। तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ LJ ऊपर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, ठीक है, ये भी किस में होना चाहिए, लीटर में, ये भी किस में होना चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ लेमन जूस ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, और दोनों लीटर में, साथ में 100, और यहाँ पे कितना बच्चे, परसेंटेज। ठीक है, लेमन जूस की वॉल्यूम ml में दे रखी, 20 ml दे रखा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 10 लीटर इंटू 100 परसेंटेज। तुम में से कोई खिलाड़ी तो नहीं है कि L से L काट रहा, अबे पागल मत बने करो, L से L मत काटो। यहाँ पे देखो, अब ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 लगाएंगे, और यहाँ पे कितना है 10,
तो जैसे ही मैंने अपॉन में 1000 लगाया तो ये भी लीटर में हो गया, ये भी लीटर में हो गया, और यहाँ पे 100 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, परसेंटेज लिखा है ना। इसीलिए तो करा बच्चों, ताकि ये किस में आ जाए, लीटर में आ जाए। ml में था ना, l से l कैंसिल हो गया। अब करना क्या है, बस सिंपल सी बात, 1000 को नीचे भेजो, क्योंकि 1000 ऊपर क्यों रहेगा, ऊपर 20 बाई कितना आ गया 1000, ठीक है, इंटू कितना है 10, ठीक है, 1% का 100 चल रहा है और यहाँ पे परसेंट, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अच्छा, तो सर इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल, तो आप पे कितना आया, 2/10% आया। 2/10% मतलब 0.2%। तो 10 लीटर के सॉल्यूशन में 20 ml कितना कंटेन करता है, 0.2% कंटेन करता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है, ऐसे है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, तीसरी चीज़ हम देखेंगे मोल परसेंट। मोल परसेंट अब हम तीसरी चीज़ देखेंगे, ठीक है। तीसरी जो हम पे कंसंट्रेशन टर्म है, पहली क्या थी, मास अपॉन मास, फिर क्या थी, या तो मास अपॉन वॉल्यूम या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तीसरी चीज़ आएगी बेटा आप पे मोल परसेंट। मोल परसेंट, ये मोल परसेंट क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले ये देख लो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, वही मोल कंसेप्ट लगेगा यहाँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने आपसे बोला, सिंपल सी बात, इधर कन्वर्ट, मैंने आपसे बोला 180 ग्राम्स ऑफ वाटर इनटू करस्पॉन्डिंग मोल्स, करस्पॉन्डिंग मोल्स। मैंने आपसे बोला 180 ग्राम वाटर के करस्पॉन्डिंग कितने मोल्स होंगे, निकालो, ठीक है। तो बहुत इजी बात है, देखो जो दिया रहता है भाई गिवन होता है, वो गिवन है ना, दे रखा है आपको, दिख रहा है ना, गिवन है। और जो नहीं दिया रहता है, जो आप दिमाग से निकालते हो समझ से, वो मॉलिक्यूलर मास होता है, ये चीज़ गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे वाटर के, गिवन मास क्या होता है बच्चे, याद है ना, W, मॉलिक्यूलर मास M, W/M। तो W ऊपर वाटर का और मॉलिक्यूलर मास वाटर का नीचे। देखो गिवन मास दिया है बच्चे, कितना होता है 180। और अगर आपको याद होगा मॉलिक्यूलर मास हमने वाटर का निकाला ही था अभी, कैसे, 2H+O, 2H+O। हाइड्रोजन का तो 1, ऑक्सीजन का क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 तो उसका दुगना 16, 16 और 2 कितना 18, यहाँ पे 18 लिख देंगे, इससे ये कैंसिल होगा। 10 मोल्स के करस्पॉन्डिंग ये आएंगे, कितने आएंगे, 10 मोल्स के करस्पॉन्डिंग आएंगे। इतनी क्लियर है बात, शाबाश। मोल परसेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मोल परसेंट क्यों है, ये तो अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाला। अब देखो मोल परसेंट क्या होता है। मान लो कोई सॉल्यूशन 2 से मिलके बना, A और B, ठीक है, A और B से मिलके बना। आपको भी पता है A क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, B क्या होता है, सॉल्यूट होता है। और आपको क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, आपको गिवन है भाई गिवन मास A का और मॉलिक्यूलर मास A का। मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल ही लोगे, गिवन मास दिया है, ऐसे गिवन मास B का दे रखा और मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे। तो मैंने आपसे बोला कि आप निकालो मोल परसेंट, मोल परसेंट ऑफ A। चलो पहले B निकालो, NB, NB के बाहर अगर मैंने परसेंट लगा दिया तो ये आपका बनेगा मोल परसेंट ऑफ B, मोल परसेंट ऑफ B। तो मोल परसेंट क्या होगा, मोल परसेंट कुछ और नहीं होता, आगे जाके मोल फ्रैक्शन ही बनता है, पर अभी देख तो लो मोल परसेंट क्या होगा। तो मोल परसेंट कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं तुम्हें वैसे में बता दूं, मोल परसेंट में मतलब जनरली मैं यहाँ चाह रहा हूँ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मोल्स बाई वॉल्यूम, फिर मैं वो बाद में बताऊँगा। तो मोल परसेंट ऑफ B क्या होगा, मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100, और यहाँ लगाओगे परसेंट,
वो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, है ना, मोल्स अपॉन मोल्स वाला जो है ना। अभी मेरा मतलब मोल परसेंट से जो मेरा डिटर्मिनेशन या तात्पर्य है वो ये है कि आप लोग क्या निकालो, मोल्स ऊपर वॉल्यूम नीचे। ऐसे मुझे बताओ मोल परसेंट ऑफ ए या सॉल्वेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे मोल्स ऑफ ए ऊपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे इनटू कितना 100, यहाँ लगा दोगे परसेंटेज। और आई थिंक यहाँ पे एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा ही, छोटा सा बात बन जाएगी, है ना। चलिए तो ये आप देख लो मोल परसेंट कैसे निकलेगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम दिया रहेगा। मोल्स अपॉन मास भी हो सकता है नीचे, है ना, सॉल्यूशन का मास दिया हो। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सी बात, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ अमोनिया, ऐसे लिख लेता हूँ, कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ 68 ग्राम अमोनिया इन 10 लीटर सॉल्यूशन। बस इतना क्वेश्चन है। 68 ग्राम अमोनिया जब 10 लीटर सॉल्यूशन में है तो उसकी मोल परसेंट कितनी होगी ये आपको पता करके बताना है। मोल परसेंट निकालना है आपको 68 ग्राम अमोनिया का 10 लीटर सॉल्यूशन में। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात, पहले नंबर ऑफ मोल से निकालोगे बच्चे, है ना। तुम्हें उससे मतलब नहीं है सॉल्वेंट क्या है, पानी होगा। तो पहले तुम नंबर ऑफ मोल से बताओ अमोनिया के कैसे निकलेंगे। तो सर कुछ नहीं, गिवन मास ऑफ अमोनिया, ठीक है बच्चे, और नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, ठीक है। गिवन मास कितना है जो दिया है, कितना 68, मॉलिक्यूलर निकालो। तो मॉलिक्यूलर कैसे निकालोगे अमोनिया का, तुम लिखोगे MnH3, NH3 बना किससे, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन का 14, 7 2 14, हाइड्रोजन का 1, 14 और 3 17, यहाँ 17 लिख दोगे, जैसे ही 17 4 68 कैंसिल हो गया। बस अब निकालो क्या, मोल परसेंट ऑफ अमोनिया। मोल परसेंट निकालनी है अमोनिया की, तो कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ अमोनिया ऊपर, वॉल्यूम लीटर में नीचे, साथ में 100 और यहाँ पे परसेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ अमोनिया ऊपर, वॉल्यूम नीचे, 100 और साथ में परसेंट। अमोनिया के मोल्स 4, वॉल्यूम कितनी 10, यहाँ पे कितना 100, इधर कितना परसेंट, इससे ये कैंसिल, कितना आया 40%, ये आ गया 40% आ गया। क्लियर, 40%, ठीक है, वेरी गुड, 40% आ गया। चलिए अब देखते हैं थोड़े वही चीज़ जिसका तुम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। क्या थी वो चीज़, वो थी आपकी मोल फ्रैक्शन, मोल्स के फ्रैक्शन। ये मोल्स बाई वॉल्यूम था। चौथी चीज़ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये चीज़ हमें निकालनी है। तो जनरली मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स से करते हैं। मोल्स का फ्रैक्शन है ये। होता क्या है, देखिए मोल फ्रैक्शन, जैसे हम पे दो कंपोनेंट है, एक है ए और एक है बी। एक्स से क्या है, एक्स से है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ए क्या होता है सॉल्वेंट, अब बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चलिए इसके बाद मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे, देखिए मोल्स का फ्रैक्शन है, मतलब मोल्स में ही करना है आपको, ऊपर नीचे कुछ तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर और टोटल नीचे, और यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर और टोटल नीचे। भाई टोटल तो सॉल्यूशन ए और बी से मिलके ही बना होगा ना, टोटल मोल्स क्या होंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो टोटल को आप क्या लिख सकते हो Na प्लस NB, और ऐसे ही यहाँ पे भी टोटल को क्या आप लिख सकते हो Na प्लस NB, टोटल तो दोनों से मिलके बने। ठीक है, आगे सर समझ में, एक्स और एक्स भी आ गया मुझे। ठीक है सर, तो मेरा तो दिमाग ऐसे चल रहा है
कि आप ये भी करो कि एक्स और एक्स बी को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा। तो देखो एक्स ए को जोड़ेंगे तो एन ए अपॉन कितना, एन टोटल लिख लो इसे, एन ए प्लस एन बी क्या लिखोगे, चलो बुरा मत मानो, ये लो एन ए प्लस एन बी, एक्स बी क्या, एन बी अपॉन कितना, एन ए प्लस एन बी। चलिए एलसीएम सेम है, हाँ सर सेम है, एन ए प्लस एन बी ले लो, ठीक है। यहाँ से क्या आया, एन ए आया, वहाँ से क्या आया, एन बी आया, कट पिटा के कितना 1। इससे क्या पता चला, तुम्हें एक ही चीज़ निकालनी है। मान लो तुमने एक्स से निकाल दिया तो एक्स बी कैसे आएगा, 1 माइनस कितना, एक्स ए, बस। या तुमने पहले एक्स बी निकाल दिया तो एक्स ए कैसे आएगा, 1 माइनस एक्स बी, ख़त्म, बस। ऐसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट इसकी भी नहीं आने वाली, ये भी ऐसे रहेगा। क्लियर इतना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं ज़रा इंक भर दूँ फिर पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। चलो देखते हैं कैसे होगा। चलिए, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन अब बनता है। ये क्वेश्चन करते हैं, 4 चीज़ पढ़ ली ना तुमने, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोल्स का परसेंट और मोल फ्रैक्शन। तो एक क्वेश्चन करो ये, तो मोल फ्रैक्शन पे बेस क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, CALC कैलकुलेट है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ solution containing 30% by mass in CCl4, yeah, 30% by mass in CCl4। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 30% बाई मास इन CCl4 है ना, हाँ ये वही क्वेश्चन है, कैसे करोगे। एक्चुअली ये चीज़ गुमराह करने के लिए है, इसका मतलब कुछ नहीं है। तुम बस ये देखो कि है चीज़ क्या, तुम्हें बोला मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, ठीक है, बस इतने से आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, बेंजीन का गिवन मास, बेंजीन का गिवन मास पता होना चाहिए, और साथ में बेंजीन के साथ जो है, जो कि मैंने काट दिया कौन था, CCl4, उसका भी मास पता होना चाहिए। दोनों के मास पता होंगे, दोनों के मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही होते हैं, फिर उनसे मोल्स निकलेंगे दोनों के, और हम मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगा देंगे। पर सबसे मेन बात क्या है, यहाँ पे मास के बारे में कुछ कहा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे बस इतनी चीज़ें कह दी कि जो बेंजीन है ना, बेंजीन इज़ 30% बाई मास इन CCl4 जो है, ये गुमराह करने वाली चीज़ है। एक्चुअली ये पहले लैंग्वेज होती थी ऐसी बुक्स की, पर इनका कहने का तात्पर्य यही होता था, देखो इंटरप्रिटेशन समझो, है ना, काम क्या है हमारा, इंटरप्रिटेशन का ही है। मतलब सार देखो इसका, इंटरप्रिटेशन क्या है कि बेंजीन जो है 30% बाई मास है सॉल्यूशन में, CCl4 में नहीं, लिख देते हैं वो। इंटरप्रिटेशन तुम्हें ठीक से आनी चाहिए, क्या है, तो 30% बाई मास इन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का हुआ, कितना ग्राम का हुआ, 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम का 30% कौन होगा, बेंजीन होगा। बेंजीन इज 30% बाई मास इन सॉल्यूशन, ठीक है, पहले ये समझ लो फिर वो बताऊंगा क्या गलती है। बेंजीन इज 30% बाई मास इन सॉल्यूशन,
तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो बेंजीन आपका कितना हुआ, 30 ग्राम हुआ। तो CCl4 फिर कितना हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों चीज़ों से बना, बेंजीन प्लस CCl4। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम बेंजीन है तो CCl4 कितना हुआ, 70 ग्राम्स हुआ। CCl4 कितना हुआ, 70 ग्राम्स हुआ। अब ध्यान से देखो क्या चीज़ है, मैं यही बता रहा था कि तुम भूल चूक में गलती क्या करोगे, तुम CCl4 को ही 100 ले लोगे और फिर इसका 30% तुम गलती से बताऊँ कितना कर दोगे, सीधा 30 ही कर दोगे। तो फिर तुम सॉल्यूशन को 130 ले लोगे। सॉल्यूशन 130 नहीं होगा, 130 मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मतलब ये है कि तुम सॉल्यूशन को 130% ले रहे हो। सॉल्यूशन में कुछ चेंज हुआ ही नहीं, कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, तो पहले तो वो 100% रहेगा ना, 130 एकदम से नहीं बनेगा जब तक आप उसमें पानी पूनी बढ़ाओ नहीं या किसी कंपोनेंट को कम ज़्यादा ना करो। तो इसका मतलब यही होता है, बाई CCl4 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि बाई सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बाई मास इन सॉल्यूशन है वो, CCl4 मतलब यही है। इतना तुम्हें समझ में आ गया। तो मुझे ये पता चला कि 30% बाई मास मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसमें 30 ग्राम बेंजीन होगा और CCl4 कितना होगा, 70 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसमें बेंजीन का मास कितना निकला था, अभी 30 ग्राम निकला था। इसका मतलब वो गिवन मास है किसका, बेंजीन का। और देखिए बेंजीन कम है, बेंजीन सिर्फ 30% है, तो CCl4 कितना है, 70%। जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, A, जो कम होता है वो क्या होता है, B। आई बात समझ में। तो बेंजीन आपका B है, बेंजीन जो है आपका B है, कम परसेंटेज है ना उसकी। और CCl4 जो है आपका वो क्या है, A है, तो A लिखेंगे उसके लिए। और बेंजीन 30% है मतलब 30 ग्राम, और A कितना है, A 70 ग्राम है CCl4। बेटा मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का तुम्हें पता ही है और CCl4 का भी पता ही है। ज़रा निकाल लो जरा बेंजीन और CCl4 का, जल्दी से निकालो। बेंजीन का तो 78 होता है, पता है ना। मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का C6H6, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 6 इंटू कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 6, 12 6 जा 72, 72 प्लस 6 कितना, 78। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 78, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, या यू लिख लो या AMU लिख लो, तभी तो मोल आएगा। देखो ग्राम से ग्राम कटेगा ना तो ये मोल ऊपर जाएगा, है ना। अभी बताऊंगा वो चीज़ भी, है ना। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, साइंस यही है, ठीक से पढ़ा करो। कार्बन 1 है और क्लोरीन है, वो Cl नहीं है, क्लोरीन है वो, C ये रहा, है ना। 1 कार्बन और 4 क्लोरीन, कार्बन का 12, क्लोरीन का 4 इंटू क्लोरीन का कितना, 35.5। तो ये आएगा 35 2 जा 70, 71 71, 142, 142 और 12 144, 154। देखना ज़रा, ये यार है 154, हाँ 154 आएगा ग्राम पर मोल, 154 ग्राम पर मोल। ये दोनों चीज़ें आप पे आ गई, शाबाश। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, बेंजीन का। तो पहले क्या करो आप लोग, पहले मोल से निकाल लो, मोल से निकालो B मतलब बेंजीन, और मोल से निकालो A मतलब CCl4 के। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन क्या, अबे टोटल मत बोलो, टोटल मोल फ्रैक्शन में होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 30 अपॉन कितना, 78। और ये बेटा ये है कितना, गिवन मास कितना है 70, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 154 है। ये आपके मोल्स आ गए। अब अगर आपके मोल्स आ गए हैं तो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन X होता है, और किसका निकालना है, बेंजीन, बेंजीन मतलब B। अभी आपने देखा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का क्या होता है, उसके मोल अपॉन नीचे क्या, टोटल, उसके मोल। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल्स का फ्रैक्शन, तो गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या होंगे, Na प्लस Nb होंगे। देखिए B के मोल्स कितने हैं बच्चे, 30/78 है, ओके। A के मोल्स कितने हैं, वही 70/154 हैं, और प्लस कितना 30/78 हो गया। बच्चों इसे कैलकुलेट करो जल्दी से, बताओ आंसर कितना आ रहा है, 0.458 आ रहा है, शाबाश 0.458, गुड, 0.458 ही आएगा।
अगर भूले ना भटके आपसे ए का पूछ लेता हूँ तो क्या आप पूरी मेहनत करते क्या? यहाँ पे ए क्या रखते फिर ये करते? नहीं सर, हम चालाक हैं, हम 1 माइनस एक्स भी कर लेते हैं। तो 1 माइनस 0.458 कितना आता बेटा? ये भी 4 में ही आता। 58 का वो 42.442 आता। ये आता ना 0.542 542 ये आता। 5 4 9 5 4 9 8 9 10 5 4 9 10। हाँ ठीक है, ये है दोनों। क्लियर? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वेरी गुड। चलाक बच्चे ऐसे करा करो। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आ गई आपको समझ में। अब हम 2 कंसंट्रेशन टर्म्स और देखेंगे। वो 2 कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं? उनमें से एक है मोलैरिटी और एक है मोलैलिटी। एक है मोलैलिटी, एक है मोलैरिटी। वो दोनों चीज़ें आपको देखनी है। मोलैरिटी होता है कैपिटल M, मोलैलिटी होता है स्मॉल m। दोनों चीज़ें। चलिए, कौन सी चल रही थी? 5वीं और 6ठी ना बच्चे? 5वीं और 6ठी, 5th और 6th। ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन टर्म में नई चीज़ है मोलैरिटी, मोलर, मोलैरिटी सुना है ना, मोलर, ये मोलैरिटी। और एक है मोलैलिटी, मोलल, वो है मोलर, यह है मोलल, मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है भाई, बच्चों वाली बात है। देखो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी है जनरली कैपिटल M से डिनोट करेंगे मोलैरिटी को। यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमेशा सॉल्यूट, यहाँ परसेंट नहीं आएगा, बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। सर ये तो वही चीज़ थी मोल परसेंट। हाँ ये वही है, मैंने बोला था ना कुछ देर में बताऊंगा, आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ क्या है फिर? ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम है किसकी? सॉल्यूशन की। पर यहाँ क्या है? ध्यान से देखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट का वेट। यहाँ पे हम एक लिमिटेशन या अप्रॉक्सीमेशन ये लेते हैं कि जो हमारा वेट होगा सॉल्यूट का वो बहुत कम होगा, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, सॉल्वेंट के वेट के कंपैरिजन में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका केजी में होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं NB, B होता है ना सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे भी क्या हुए? NB। तो जनरली आपको ये समझ में आ गया कि मोलैरिटी कुछ और नहीं है, NB ऊपर और वॉल्यूम नीचे, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? लीटर में। शाबाश। यहाँ पे क्या बोलोगे आप? यहाँ पे बोलोगे सर स्मॉल m लिखो पहले तो। ठीक है बच्चे, स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट क्योंकि A होता है तो इसे बोलेंगे WA। ये शाबाश। अच्छा बेटा, इसकी यूनिट बनाओ। यूनिट यहीं से बनाओगे इसकी। मोल्स की तो होगी, मोल्स की होती है मोल, मोल्स की मोल होती है मोल, है ना, MOL लिखते हो सिर्फ, है ना, मोल ऐसे। और वॉल्यूम लीटर, तो ये होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और उसकी ध्यान से देखो बच्चे, ऊपर मोल सिर्फ MOL और नीचे मास केजी में है तो मोल पर केजी, ये ठीक है। इस वाली को ना हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इस वाली को प्रीफर ज़्यादा करते हैं, प्रीफर मोर, बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मतलब अगर हमें कोई दवाई बनानी हो और हम पे 2 कंसंट्रेशन के फॉर्मूले हैं प्राइम, एक है मोलैरिटी और एक है मोलैलिटी, तो हम इसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे। मान लो एक नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और तुम्हें कोई दवाई बनानी है, तो वो तुम्हें दवाई ऐसे बच्चों के लिए बनानी होगी जो हर रीजन में सूटेबल हो। इंडिया की डाइवर्सिटी तुम्हें पता ही है, कुछ जगह में रेगिस्तान है, कुछ बहुत ठंडा है, कहीं टेम्परेट एरिया है, कहीं टॉपिकल है, ट्रॉपिकल है ना, टॉपिकल तो आज का समय हो गया, ट्रॉपिकल है ना। तो हम ज़्यादा प्रीफर मोलैलिटी को करेंगे। इसके पीछे एक कारण है, क्यों? क्योंकि सिंस देखो मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रही, वॉल्यूम, और
इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूँ। और वॉल्यूम और टेम्परेचर का होता है इन्वर्स रिलेशन। वॉल्यूम और टेम्परेचर का कैसे रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन। टेम्परेचर ऊपर, वॉल्यूम कहाँ रहती है? नीचे। पर मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वॉल्यूम करती है टेम्परेचर पे डिपेंड। अब मान लो तुमने किसी मोलैरिटी से दवाई बनाई, मान लो 2m की बनाई दवाई। अब जैसे तुम गर्म इलाके में गए तो क्योंकि उसमें वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम जब तुम गर्म इलाके में गए तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता रहेगा उतने उस सॉल्यूशन से वॉल्यूम या मॉइस्चर जो है, या तो वॉल्यूम या मॉइस्चर कम होता रहेगा, तो वो ज़्यादा mg की हो जाएगी। इससे खतरा है, बहुत साइड इफ़ेक्ट होंगे। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे वेट लेना है तो कोई फार्मूला ऐसा बनाएंगे कि मास में ही रहे, मास से डिपेंडेंस होती नहीं टेम्परेचर की, तो मोलैलिटी चेंज ही नहीं हो सकती। जितनी हिल एरिया में उतनी ही रेगिस्तान या डेजर्ट एरिया में होगी या ट्रॉपिकल एरियाज़ में होगी। आई बात समझ में? पर क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से इंडिया का जोग्राफिकल ऐसा है कि टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत होता है। लद्दाख में और अगर हम साउथ में कंपेयर करें तो बहुत वेरिएशन है, तो वेरिएशन की वजह से हम इसे प्रीफर नहीं करेंगे। एक जैसी चाहिए ना हर जगह। ये प्रीफर मोर बिकॉज हेयर मोलैलिटी m, या अगर हम ये बोलें वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसलिए इसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आई बात समझ में? टेम्परेचर। मोलैलिटी को हम मोलैरिटी से भी ज़्यादा प्रीफर करते हैं और नॉर्मेलिटी से भी ज़्यादा करते हैं। नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आती है इसलिए, ठीक है। प्रीफर वाला आपको चक्कर समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा कुछ करते हैं। मान लो 2-3 चीज़ें। मान लो अगर वॉल्यूम, इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन इन ml, इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन इन ml, हमें ml में दे रखी वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे ये हो जाए कि इफ़ WA इज़ इन ग्राम्स, WA आपका जो हो वो ग्राम्स में हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात, m लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स लिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम किस में है, ml में है, किस में है, ml में है। और अभी आपने देखा था ml को, छोटी चीज़ को बड़ा बनाना है, मतलब L बनाना है, तो जो भी इनके बीच में फैक्टर होता है उससे डिवीजन करते हैं। जैसे भाई सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, ग्राम को केजी बनाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही ml को लीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड करा जाएगा। ये चीज़ जाएगी ऊपर, और जैसे ही 1000 ऊपर गया तो आप पे आ गया मोलैरिटी की वैल्यू NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में, लीटर्स में। क्लियर है इतनी बातें? शाबाश। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे तो सीधा देखो, m छोटा लिखा मैंने, NB लिखा, ठीक है, वही बात WA अगर आपको केजी ग्राम में दे रखा है तो आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगाना पड़ेगा। वो 1000 यहाँ पे भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। उसके बाद जो आपका WA है वो किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलो बच्चों, नंबर ऑफ़ मोल्स को भी खोल दो ताकि एक नया फार्मूला बने। तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है, याद है? गिवन मास WB, यस। नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है, गिवन मास WB, यस, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ़ मोल्स किसी भी चीज़ का क्या होता है, जैसे B का निकालना है तो WB अपॉन MB, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इनटू कितना है, 1000, और नीचे क्या चल रहा है, WA, और WA याद रखना किस में है, केजी में। इतना क्लियर? तो क्या मैं फाइनली मोलैलिटी का फार्मूला, जो कि प्रीफर भी होती है, ये लिख सकता हूँ कि WB चलिए ऊपर, 1000 भी ऊपर, शाबाश। MB कहाँ आएगा, नीचे, और WA यहाँ पे, शाबाश। तो फार्मूला क्या बना, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ध्यान से देखो, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये आप पे फार्मूला बन गया। चलिए तो यहाँ पे क्या बनेगा फार्मूला, तो यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला क्या बनेगा।
यहाँ पे कुछ नहीं यार, आप खुद ही देखो, m लिखोगे बड़ा, NB है, इसे क्या लिखोगे WB, यस, नीचे MB, ठीक है, वॉल्यूम भी कहाँ है, नीचे, ठीक है, NB खुल गया, NB होगा WB अपन MB, ठीक है, वॉल्यूम कहाँ है, नीचे, 1000 कहाँ है, ऊपर। तो ध्यान से देखो दोनों फार्मूले, यहाँ WB है, हाँ वहाँ भी है, 1000 यहाँ, 1000 वहाँ, वॉल्यूम यहाँ, वहाँ W है, MB यहाँ, MB वहाँ भी। तो वॉल्यूम और किसका फ़र्क है, सिर्फ WA का फ़र्क है, क्योंकि भाई मोलैरिटी में वॉल्यूम आएगी और वहाँ ये आएगी। तो आगे से याद रखना, मोलैरिटी का फार्मूला है WB × 1000 अपॉन MB × वॉल्यूम, और मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, WB × 1000 अपॉन MB ×